वेल्थकॉन मेंबर्स, आप सभी को पता होगा कि जब भी हम अपने टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं तो वो टैक्स की कैलकुलेशन स्लैब रेट से की जाती है। जैसे कि 3 लाख रुपीस तक की इनकम पर तो कोई टैक्स पे नहीं करना होता, लेकिन जैसे जैसे किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती चली जाती है उसकी टैक्स रेट भी इंक्रीज होती चली जाती है। इस तरह से अगर आपकी इनकम 15 लाख अबव होती है तो उस 15 लाख अबव इनकम पर आपको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना होता है। लेकिन ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 25-26, इस साल से आपकी जो टैक्स स्लैब है वो भी चेंज हो गई है। तो इस साल आप जो भी इनकम अर्न करेंगे, अगर पूरे साल में किसी पर्सन की इनकम 4 लाख रुपीस तक की होती है तब तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना होता। लेकिन अगर उसकी इनकम 24 लाख अबव चली जाती है तो वो 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ जाता है। इस केस में 24 लाख अबव जो भी उसकी इनकम होती है उस पर उसको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना होता है। अब कोई पर्सन ऐसा है जो कि ऑलरेडी 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, ऑलरेडी हायर अमाउंट पे अपने टैक्स को पे कर रहा है, और इस केस में अगर उसकी कोई नई इनकम जनरेट होती है, कोई नई इनकम वो अर्न करता है, तो उस नई इनकम पर उसको हायर रेट से टैक्स पे करना होता है। तो ऐसे लोगों की अक्सर एक क्वेरी होती है कि हम क्या करें जिससे हमारा टैक्स सेव हो पाए, हम अपनी टैक्स की प्लानिंग किस तरह से कर पाए। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छा आंसर होता है HUF के थ्रू। तो अगर आप ऑलरेडी 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रहे हैं, अपने टैक्स को सेव करना चाहते हैं, और आप एक मैरिड पर्सन है, आपकी फैमिली है, तो आप अपनी फैमिली के थ्रू अपने टैक्स को इफेक्टिवली सेव कर सकते हैं, और ये एकदम लीगल है और वैलिड है इनकम टैक्स एक्ट में। तो समझते हैं सबसे पहले HUF होता क्या है। मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर एक्स, जिनकी शादी हुई मिसेस एक्स से। अब जैसे ही इनकी शादी होती है, जैसे ही किसी पर्सन की वेडिंग होती है, तो उसकी फैमिली खुद से ही बन जाती है। वेडिंग के बाद में फैमिली एक्सपेंड होती है। जैसे कि इनकी वेडिंग के बाद में इनका फर्स्ट सन हुआ, उसके बाद में इनका सन नंबर 2 हुआ, उसके बाद में इनकी डॉटर हुई, राइट। अब इसके बाद में इनके सन 1 की वेडिंग हो जाती है, इसकी वाइफ आती है, सन 2 की वेडिंग हो जाती है, उसकी वाइफ आती है, डॉटर की वेडिंग हो जाती है, हस्बैंड आता है। उसके बाद में जब सन 1 की जब शादी हो जाती है तो इनके भी बच्चे होते हैं, इनके भी सन होता है, इनकी भी एक डॉटर होती है। मान लीजिए सन 2 के भी एक सन है, एक डॉटर है। मान लीजिए डॉटर के भी एक सन हो गया, एक डॉटर हो गई। इस तरह से फिर इनकी भी शादी होगी, फिर इनके भी बच्चे होंगे। तो इस तरह से फैमिली जो है वो अपने आप ही एक्सपेंड होती चली जाती है। तो ये एक नेचुरल क्रिएशन होता है जो कि बढ़ता भी रहता है और घटता भी रहता है। तो ये होती है एक HUF। इनकम टैक्स एक्ट में HUF को कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इनकम टैक्स एक्ट HUF को हिंदू सक्सेशन एक्ट से रेफर करता है। तो हिंदू लॉ क्या कहता है कि HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये एक ऐसी फैमिली होती है जो कि अनडिवाइडेड होती है और हिंदू होती है। बट हिंदू लॉ में बोला गया है कि अगर आपकी जैन फैमिली है, अगर आपकी बुद्ध फैमिली है, और अगर आपकी सिख फैमिली है, तो आप भी इस HUF का बेनिफिट ले सकते हैं, राइट। तो इस तरह से जब भी किसी फैमिली के किसी मेल पर्सन की शादी होती है, वेडिंग होती है, तो उसकी फैमिली खुद से ही बन जाती है, जिसको HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है। अब इस HUF में 3 तरह के पर्सन होते हैं। जो सबसे एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली होता है, जैसे कि हमारी केस में है मिस्टर एक्स, राइट, तो इनको बोला जाता है कर्ता ऑफ द फैमिली। कर्ता ऑफ द फैमिली, और ये जो वर्ड होता है कर्ता, इसको हिंदी में भी कर्ता ही बोला जाता है और इंग्लिश में भी कर्ता बोला जाता है। नाउ बाकी के जो पर्सन होते हैं, जो भी एडिशन होता जाता है इस फैमिली में, उन पर्सन को बोला जाता है मेंबर ऑफ द फैमिली। तो फर्स्ट होता है कर्ता, सेकंड जो होता है वो होता है मेंबर ऑफ द फैमिली। तो मेंबर कोई भी पर्सन जो कि इस फैमिली का पार्ट है वो मेंबर होता है। थर्ड पर्सन होता है एक को पार्टनर। तो को पार्टनर जानना बहुत जरूरी है कि ये को पार्टनर होता कौन है। तो देखिए, को पार्टनर वो पर्सन होता है जिसने कि इस फैमिली में बर्थ लिया है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो देखते हैं कि इस फैमिली में बर्थ किस किसने लिया है। तो देखिए, मिस्टर एक्स है, उन्होंने इस फैमिली में बर्थ लिया है, इसका मतलब मिस्टर एक्स इस HUF के क्या है, को पार्टनर है। तो वो को पार्टनर भी है और कर्ता भी है। नाउ जो सन 1 है उसने बर्थ लिया है, तो ये को पार्टनर है, ठीक है। इसको अलग से हाईलाइट कर देते हैं।
ओके तो सन 1 भी को पार्टनर, मिस्टर एक्स को पार्टनर है सन 1, इसी तरह से सन 2, इसी तरह से डॉटर को पार्टनर है। सन 1 का जो सन हुआ वो को पार्टनर है, डॉटर को पार्टनर है। सन 2 का सन को पार्टनर है, सन को पार्टनर है, डॉटर को पार्टनर है। लेकिन जो डॉटर है, डॉटर के जो बच्चे हैं उन्होंने इस फैमिली में बर्थ नहीं लिया, तो ये जो डॉटर होती है, डॉटर तो को पार्टनर होती है, लेकिन जो डॉटर के बच्चे होते हैं वो को पार्टनर की कैटेगरी से आउट हो जाते हैं। इसी तरह से ये जो सन है, तो इस सन के जो बच्चे होंगे, ये सन और ये डॉटर, ये को पार्टनर होंगे। ये डॉटर के जो बच्चे होंगे वो को पार्टनर नहीं होंगे, राइट। तो डॉटर जो को पार्टनर की कैटेगरी होती है वो एक फैमिली की डॉटर तक ही लिमिटेड रहती है। जो डॉटर के बच्चे होते हैं वो को पार्टनर नहीं होते। इसी तरह से जैसे मिसेस एक्स है, ये को पार्टनर नहीं होंगी क्योंकि मिसेस एक्स ने इस फैमिली में बर्थ नहीं लिया है, वो दूसरी फैमिली से आई हुई हैं। इसी तरह से इन लोगों की जो वाइफ है वो को पार्टनर नहीं होंगी, डॉटर का जो हस्बैंड है वो को पार्टनर नहीं होगा, ठीक है। तो डॉटर की फैमिली में डॉटर के हस्बैंड तो होंगे ही नहीं और डॉटर के बच्चे भी नहीं होंगे। रीजन क्या होगा कि जो डॉटर के हस्बैंड है इनका भी खुद का एक एचयूएफ होगा जिसके ये मेल मेंबर होंगे, राइट। तो इनका भी एक एचयूएफ होगा और उस एचयूएफ में इनके जो बच्चे हैं, चाहे वो सन हो चाहे वो डॉटर हो, वो को पार्टनर होंगे, ठीक है। तो ये अपनी एचयूएफ में को पार्टनर होंगे। तो ये लोग जो होते हैं वो को पार्टनर होते हैं, कौन? जिन्होंने इस फैमिली में एक एचयूएफ में बर्थ लिया होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अब को पार्टनर कर्ता जो होता है, कर्ता की ड्यूटी, कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जो एचयूएफ के बिजनेस होती हैं, असेट होती हैं, उनको मैनेज करता है कर्ता। मेंबर जो होती हैं वो जनरल लोग होती हैं जो कि क्या करते हैं, एचयूएफ की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो को पार्टनर्स होती हैं उनको स्पेशल राइट मिलता है एचयूएफ में। को पार्टनर्स के पास क्या राइट होते हैं कि को पार्टनर को जो एचयूएफ की असेट होती है, एचयूएफ के बिजनेस में इनको इक्वल राइट मिलता है। तो एचयूएफ की प्रॉपर्टी में इनका इक्वल राइट होता है और ये लोग कभी भी डिवीजन की डिमांड कर सकते हैं, एचयूएफ के डिवीजन की डिमांड कर सकते हैं। ये लोग होते हैं को पार्टनर। 6 सितंबर 2005 से पहले जो डॉटर ऑफ द फैमिली हुआ करती थी, डॉटर ऑफ द फैमिली, वो फैमिली की को पार्टनर्स नहीं हुआ करती थी। मतलब डॉटर का अपने एचयूएफ में कोई भी राइट नहीं था, उनके बिजनेस में, उनकी असेट में इनका कोई राइट नहीं हुआ करता था। ये अपनी प्रॉपर्टी की, अपने हक की, अपने राइट की डिमांड नहीं कर सकती थी। लेकिन 6 सितंबर 2005 के बाद से जो डॉटर है वो भी अपने एचयूएफ में को पार्टनर होती है, वो भी क्या कर सकती हैं, प्रॉपर्टी में अपने शेयर की डिमांड कर सकती हैं। तो जितना राइट सन का होता है एक एचयूएफ में, सेम राइट डॉटर का भी होता है एक एचयूएफ में। क्लियर? नाउ अगर कोई कर्ता ऑफ द फैमिली होता है, कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस अक्कर हो जाती हैं, कर्ता ऑफ द फैमिली की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में जो एल्डेस्ट को पार्टनर ऑफ द एचयूएफ होता है वो क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है ऑटोमेटिकली। अब चाहे वो सन हो या फिर डॉटर हो, कौन बनेगा, एल्डेस्ट को पार्टनर ऑफ द फैमिली कर्ता बन जाएगा। क्लियर? अब एक एचयूएफ जो होता है, एक एचयूएफ में कई सारे छोटे छोटे एचयूएफ भी हो सकते हैं। जैसे कि ये जो एचयूएफ है, करता है मिस्टर एक्स, तो ये एचयूएफ किसका बोला जाएगा, पूरा मिस्टर एक्स का एचयूएफ। अब उसके बाद में जो सन है, क्योंकि सन की वेडिंग हो गई तो सन की खुद की फैमिली बन गई, तो सन का एक अलग एचयूएफ हो सकता है, राइट। ये पूरा सन का एचयूएफ हो सकता है। उसके बाद में सन 2 की वेडिंग हुई तो सन 2 का एक अपना खुद का एचयूएफ हो सकता है, राइट। और इसके बाद में जो डॉटर होगी, डॉटर का हस्बैंड, क्योंकि वो अपनी फैमिली का को पार्टनर होगा, तो डॉटर का जो एचयूएफ है वो अलग चलेगा, ठीक है। तो एक ये अलग एचयूएफ हो सकता है। तो इस तरह से जैसे जैसे किसी पर्सन की वेडिंग होती जाती है तो उनका अलग से एचयूएफ बनता चला जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो एक बड़े एचयूएफ का एक पहले से ही पार्ट है, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद में जो एक एचयूएफ होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो उस एचयूएफ के रिलेटिव माने जाते हैं। तो जो सन का एचयूएफ है, तो सन की वाइफ इसकी रिलेटिव है, ये जो सन है इसका एचयूएफ है, ये करता है अपनी एचयूएफ का, तो ये अपनी एचयूएफ का रिलेटिव है। बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं ये इस सन के एचयूएफ के रिलेटिव माने जाएंगे। अब इस एचयूएफ के आउटसाइड जो भी पर्सन होगा वो इस एचयूएफ का नॉन रिलेटिव माना जाएगा। तो
ये जो सन के फादर है मिस्टर एक्स, ये सन के तो रिलेटिव है, बट ये सन के HUF के कौन माने जाएंगे, नॉन रिलेटिव माने जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से एक HUF, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली चलती है, और इस हिंदू फैमिली में जैन, बुद्ध और सिख फैमिली को भी इंक्लूड किया जाता है। अब बात ये है कि HUF तो हर किसी की बन जाती है, जैसे ही वेडिंग होती है उसकी HUF क्रिएट हो जाती है, बट उसको इनकम टैक्स के एग्जिस्टेंस में कैसे लाया जाए, ये क्वेश्चन होता है। तो देखिए, जैसे हमारा बर्थ होता है, ठीक है, हम इंडिविजुअल है, हमारा बर्थ हुआ, लेकिन क्या बर्थ होते ही हम इनकम टैक्स के एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं? देन आंसर इज नो। हम इनकम टैक्स के एग्जिस्टेंस में कब आते हैं? जब हमारा पैन कार्ड बन जाता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमको हमारे नाम से नहीं पहचानता, वो हमारे पैन कार्ड से हमको पहचानता। हमारी पैन कार्ड हमारी आइडेंटिटी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में। सेम वे में HUF तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट इसको इनकम टैक्स एक्ट के एग्जिस्टेंस में लाने के लिए क्या करना होगा आपको? उसका एक पैन कार्ड चाहिए होगा। पैन कार्ड, जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका फर्स्ट स्टेप है आपको HUF डीड बनानी होगी। HUF डीड, ठीक है। HUF डीड क्या होती है? तो ये बहुत सिंपल सी चीज होती है। एक स्टैम्प पेपर में जो कर्ता ऑफ द HUF है वो लिख देते हैं कि आई, मेरा जो नाम है अपना वो लिख देंगे, मैं कर्ता ऑफ द HUF हूँ, मेरे HUF में मेरी मिसेस एक्स है, मिसेस एक्स से मेरी इस दिन शादी हुई, फिर उसके बाद में इस डेट को मेरा सन 1 हुआ, इस डेट को सन 2 हुआ, इस डेट को मेरी डॉटर हुई, मेरी HUF में ये लोग मेंबर्स हैं, मेरी HUF में ये लोग को पार्टनर हैं। इस तरह से वो एक HUF डीड को बना देते हैं, सभी लोगों के सिग्नेचर उस पर हो जाते हैं, उसको नोटरी करवा कर अपने पास रख लो, ये बन गई आपकी HUF डीड। अब इस डीड के थ्रू ही HUF क्या हो सकता है? अब देखिए, मिस्टर एक्स का HUF है ना, तो इस HUF का नाम हो जाएगा मिस्टर एक्स HUF, ये एक HUF का नाम हो गया, राइट। अब ये क्या कर सकते हैं? इस डीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इस डीड के थ्रू ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है HUF, और उसको पैन कार्ड मिल जाएगा। इस पैन कार्ड के थ्रू ही एक HUF का बैंक अकाउंट भी ओपन हो सकता है। अगर वो HUF अच्छा बिजनेस करता है, GST नंबर लेना चाहता है, तो इस डीड के थ्रू ही, इस पैन कार्ड के थ्रू GST नंबर भी अप्लाई किया जा सकता है। TDS डिडक्ट करने के लायबल है तो 10 नंबर के लिए एप्लीकेशन दी जा सकती है। तो एक HUF वो सारे काम, वो सारे बिजनेस कर सकता है जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल कर सकता है। अब HUF का बेनिफिट क्या होगा? तो देखिए, जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक नॉर्मल पर्सन के ऊपर स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो 30% का हायर टैक्स ब्रैकेट उसका कब आता है? जब उसकी इनकम एक सर्टेन लिमिट के ऊपर चली आती है, तब उसको फ्लैट 30% से टैक्स जो है वो पे करना होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन ऐसा है जो कि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उस वाले केस में उसको जो है स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेशन उसके ऊपर आ जाती है। अगर उसकी इनकम कम है तो उसे कम रेट से टैक्स पे करना होता है, उसकी इनकम अगर जैसे जैसे ज्यादा हो जाती है तो उसको ज्यादा रेट से टैक्स पे करना होता है। तो ये स्लैब रेट का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है जो कि हर एक इंडिविजुअल को इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है। ये जो बेनिफिट है ये एक HUF को भी मिलता है, राइट। तो ये सेम बेनिफिट एक HUF को भी मिलता है। HUF की खुद की इनकम भी हो सकती है और HUF उस पर स्लैब रेट से टैक्स को कैलकुलेट कर सकता है। तो मान लीजिए ये एक HUF है। अब इस HUF में मिस्टर एक्स अर्निंग पर्सन है तो ये अपना ITR फाइल करेंगे, मिसेज एक्स अर्निंग पर्सन है वो अपना ITR फाइल करेंगी। इसी हिसाब से सन 1, सन 2, डॉटर, ये सब अपना अपना ITR फाइल करेंगे। लेकिन अगर ये HUF इनकम टैक्स के एग्जिस्टेंस में है, इसका पैन कार्ड बन रखा है, तो एक ITR HUF का भी फाइल किया जाएगा अलग से, राइट। समझ में आ गया। और टैक्स बेनिफिट क्या होंगे? जो जो इंडिविजुअल को टैक्स बेनिफिट मिल रहे हैं सारे टैक्स बेनिफिट मिलेंगे, बट एक सेक्शन 87A की रिबेट होती है उसका बेनिफिट HUF को नहीं मिलेगा, बाकी सारे बेनिफिट HUF को मिल जाएंगे। तो आपने समझ लिया कि HUF क्या होता है, आपने ये भी समझ लिया कि HUF का क्रिएशन, HUF को इनकम टैक्स के एग्जिस्टेंस में कैसे लाया जा सकता है। अब समझते हैं कि HUF की कॉर्पस कैसे क्रिएट किया जा सकता है एक HUF में, वो समझते हैं। तो वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए, मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये कर्ता ऑफ द HUF है। इनके पास 3 तरह की प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इनके पास पेरेंटल हाउस है। पेरेंटल हाउस
पेरेंटल हाउस कौन सा? जो इनके ग्रैंडफादर का, ग्रेट ग्रैंडफादर का हाउस पड़ा हुआ है, एक बहुत ओल्ड हाउस है, उसमें अभी कोई भी नहीं रहता, इनके पास है। दूसरा क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जिसमें ये खुद रहते हैं, इनकी फैमिली रहती है। और एक हाउस, एक फ्लैट और है इनके पास में, वो इन्होंने रेंट पर दे रखा है, जहां से इनको 6 लाख रुपीज पर एनम का रेंट भी इनको रिसीव होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एचयूएफ में कॉर्पस कहां से आएगा। तो देखो, जब भी क्या होता है, किसी एचयूएफ में कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो मूवेबल हो, चाहे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कैश हो, कुछ भी हो, वो जो प्रॉपर्टी होती है वो उस पूरे एचयूएफ का क्या बन जाती है? पार्ट बन जाती है। मतलब वो प्रॉपर्टी एचयूएफ की प्रॉपर्टी होती है ऑटोमेटिकली। तो ये जो पेरेंटल हाउस है, ये जो पेरेंटल हाउस है, ये एचयूएफ का हाउस होगा, राइट। मिस्टर एक्स का हाउस नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? एचयूएफ का हाउस बोलेंगे। और एचयूएफ के हाउस बोलने का क्या मतलब हुआ? इसमें जितने भी को पार्टनर्स होंगे सबका राइट होगा। ओके, तो ये मिस्टर एक्स की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बोली जाएगी। सेकंड कॉर्पस कैसे क्रिएट कर सकते हैं? मान लीजिए मिस्टर एक्स के पास में ये जो फ्लैट है, जहां से 6 लाख रुपीज की इनकम को जनरेट करते हैं पर ईयर। अब ये कहते हैं मेरा जो फ्लैट है ये मैं अपने एचयूएफ को गिफ्ट कर देता हूं। तो मिस्टर एक्स क्या करते हैं? अपने एचयूएफ को गिफ्ट देना चाहती हैं। तो इससे क्या होगा कि इन्होंने जो फ्लैट है, अब इनका जो खुद का फ्लैट था, वो इन्होंने एचयूएफ को गिफ्ट दे दिया। एचयूएफ गिफ्ट ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। मैंने आपको एचयूएफ समझाते टाइम बताया था कि एक जो मेंबर होता है वो अपने एचयूएफ का रिलेटिव होता है। कोई एचयूएफ अपने मेंबर से गिफ्ट लेता है तो वो उस एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाती, वो उसके एंड्स में एग्जेम्प्ट होता है। तो जो फ्लैट है ये एचयूएफ की इनकम नहीं होगी, ये क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा, राइट। क्यों? क्योंकि वो रिलेटिव है। ठीक है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 50 से सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट कहता है ये वाली बात। क्लियर? अब क्या है, इस फ्लैट से रेंटल इनकम आती है मिस्टर एक्स को 6 लाख रुपीज की। अब क्योंकि फ्लैट एचयूएफ का फ्लैट बन गया तो ये इनकम एचयूएफ के पास आएगी। तो 6 लाख रुपीज की इनकम एचयूएफ जनरेट कर रहा है। अब ये इनकम क्या एचयूएफ की मानी जाएगी? देन आंसर इज नो। ये इनकम जो है वो मिस्टर एक्स के हैंड्स में ही क्लब हो जाएगी, क्लबिंग प्रोविजन या एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो सेक्शन 64 क्या कहता है कि अगर मेंबर अपने एचयूएफ को कोई गिफ्ट देता है, एचयूएफ के हैंड में एग्जेम्प्ट होगा, लेकिन उस गिफ्ट से अगर एचयूएफ को इनकम जनरेट कर रही है तो वो मेंबर की इनकम ही मानी जाएगी और उसी को उस पर टैक्स पे करना होगा। तो आइडियली मिस्टर एक्स ने अपने फ्लैट गिफ्ट करने का क्यों सोचा होगा? क्योंकि वो उस फ्लैट पर 30% की रेट से टैक्स पे कर रहे होंगे, राइट। तो मिस्टर एक्स ने सोचा कि मैं अगर एचयूएफ को गिफ्ट कर दूंगा तो ये जो इनकम आएगी 6 लाख रुपए की, ये इनकम एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी और मैं इस टैक्स से फ्री हो जाऊंगा। बट ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो गिफ्ट किया जा सकता है बट ये इफेक्टिव टैक्स प्लानिंग नहीं है। थर्ड वे क्या हो सकता है कॉर्पस को जनरेट करने का? मान लीजिए मिस्टर एक्स के फादर इन लॉ हैं, वो मिस्टर एक्स को 5 लाख रुपीज गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफर करना चाहते हैं। बट वो मिस्टर एक्स से कहते हैं कि मैं आपको डायरेक्ट ट्रांसफर ना करके आपके एचयूएफ को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तो फादर इन लॉ मिस्टर एक्स की एचयूएफ को गिफ्ट करना चाहते हैं। कितना? 5 लाख रुपीज जो उनके अकाउंट में है वो एचयूएफ को देना चाहते हैं। दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। फादर इन लॉ एचयूएफ के कौन है? नॉन रिलेटिव है। क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स के एचयूएफ के ये मेंबर नहीं है, वो आउटसाइडर है, और जो आउटसाइडर होता है वो एचयूएफ का कौन होता है? नॉन रिलेटिव। नॉन रिलेटिव से जब एचयूएफ गिफ्ट लेती है तो वो एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी और एचयूएफ को इस पर टैक्स पे करना होगा। तो इस तरह से भी कॉर्पस क्रिएट हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ पर मिस्टर एक्स को फायदा होगा कि नहीं होगा अगर वो खुद गिफ्ट ना लेकर अपनी एचयूएफ को दिलवा दे? बिल्कुल होगा, क्योंकि 5 लाख रुपीज को अगर मिस्टर एक्स इन्वेस्ट करते और इस पर इनकम को जनरेट करते तो उस इनकम पर इनको फ्लैट 30% की रेट से टैक्स पे करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जब 5 लाख रुपीज एचयूएफ की इनकम बनेगी तो एचयूएफ जब इस पर टैक्स पे करेगी तो वो लोअर रेट से टैक्स पे करेगी, क्योंकि एचयूएफ स्टार्टिंग में 30% की टैक्स ब्रैकेट में आएगी नहीं, राइट। तो यहाँ पर एचयूएफ की लोअर टैक्स रेट का बेनिफिट मिस्टर एक्स को मिल जाएगा और यही एक टैक्स प्लानिंग होती है। नाउ फोर्थ, अब मान लीजिए मिस्टर एक्स के अकाउंट में 50 लाख रुपीज पड़े हुए हैं। ओके, अब मिस्टर एक्स इसको एचयूएफ को अगर देंगे तो उससे क्या होगा? जो 50 लाख रुपीज एचयूएफ कहीं इन्वेस्ट करेगी उससे जो इनकम होगी वो मिस्टर एक्स की इनकम में क्लब हो जाएगी। ये हमने यहाँ पर देखा था सेकंड नंबर के एग्जाम्पल में, राइट।
तो यहाँ पर अब वो मिस्टर एक्स अपनी एचयूएफ को कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो एक रास्ता और है अपने अकाउंट से एचयूएफ के अकाउंट में ट्रांसफर करने का, ठीक है। तो मेंबर अगर मान लीजिए अपनी एचयूएफ को अमाउंट ट्रांसफर करना चाहते हैं, मिस्टर एक्स है 50 लाख रुपीस ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने अकाउंट से एचयूएफ के अकाउंट में, तो वो क्या कर सकते हैं, लोन दिखाकर ट्रांसफर कर सकती हैं। मिस्टर एक्स लोन दे सकते हैं, ठीक है, 0% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे सकते हैं। इस केस में क्या होगा, एचयूएफ के पास जो 50 लाख रुपीस जाएंगे वो एचयूएफ की इनकम नहीं मानी जाएगी। क्यों, क्योंकि ये लोन है और लोन कभी भी इनकम नहीं होती। अब एचयूएफ इस अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो इनकम को जनरेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ से वो 5 लाख रुपीस की इनकम को जनरेट कर रहे हैं, तो ये जो 5 लाख रुपीस की इनकम है ये एचयूएफ की इनकम ही मानी जाएगी, इस पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मिस्टर एक्स अगर 5 लाख रुपीस अगर वो इन्वेस्ट करते हो 5 लाख रुपीस को अर्न करते, तो इस पर फ्लैट 30% की रेट से 1,50,000 रुपीस का टैक्स मिस्टर एक्स को देना पड़ जाता। और एचयूएफ का क्या होगा, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 तो 4 लाख रुपीस तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है, और ऊपर बचा 1 लाख रुपीस पर 5% की रेट से 5,000 रुपीस का टैक्स आएगा। तो यहाँ पर मिस्टर एक्स ने कर ली ना एचयूएफ के थ्रू टैक्स सेविंग। तो यही होती है एक टैक्स प्लानिंग। तो इस तरह से आप कॉर्पस को जनरेट कर सकते हैं। अब एचयूएफ क्रिएट हो गई, एचयूएफ के पास कॉर्पस आ गया। अब एचयूएफ कौन कौन से बिजनेस कर सकती है, तो देखिए एचयूएफ वो बिजनेस कर सकती है जो कि एक इंडिविजुअल कर सकता है। जैसे कि एचयूएफ के पास अगर हाउस प्रॉपर्टी है तो वो उसको रेंट पर देकर रेंटल इनकम को जनरेट कर सकती है। एचयूएफ किसी प्रॉपर्टी को बाय कर सकती है, सेल कर सकती है, तो इससे वो कैपिटल गेन्स की इनकम को भी अर्न कर सकती है। एचयूएफ शेयर मार्केट में पैसा भी लगा सकती है, म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर सकती है, उसकी डिविडेंड इनकम भी हो सकती है, फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है, सेविंग बैंक की इंटरेस्ट इनकम भी हो सकती है। कौन सी इनकम जनरेट कर सकती है, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्सेज की, जिसमें कि डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम आ जाती है। एचयूएफ कभी भी जॉब नहीं कर सकती, राइट, एचयूएफ कभी भी जॉब नहीं कर सकती एक इंडिविजुअल की तरह। तो एचयूएफ की कभी भी सैलरी की इनकम नहीं हो सकती, राइट। अब मान लीजिए एचयूएफ के पास पैसा है, एचयूएफ के जो मेंबर्स हैं वो उस पैसे से एक बिजनेस स्टार्ट करती हैं। तो जब वो बिजनेस करती हैं तो ये जो बिजनेस की इनकम होती है वो भी एचयूएफ की इनकम मानी जाती है, राइट। तो बिजनेस की इनकम भी एचयूएफ की इनकम मानी जाएगी। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक एचयूएफ है जिसमें है मिस्टर एक्स, ये एक डॉक्टर है, मिसेस एक्स है, ये भी एक डॉक्टर है, इनके 2 बच्चे हैं, एक सन और एक डॉटर। सन भी डॉक्टर है और जो डॉटर है वो भी डॉक्टर है। अब ये सोचते हैं कि हम सब मिलकर एक एचयूएफ बना लेते हैं और उससे क्या होगा, क्लिनिक की जो भी इनकम आएगी वो हम एचयूएफ की इनकम में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं, देन आंसर इज नो। अगर एचयूएफ के मेंबर अपनी पर्सनल स्किल और नॉलेज से किसी इनकम को अर्न कर रहे हैं तो वो एचयूएफ की इनकम नहीं बन सकती। ऐसी इनकम इनकी पर्सनल इनकम ही मानी जाएगी और उनको खुद को टैक्स पे करना होगा, एचयूएफ की इनकम वो नहीं बनेगी। तो एचयूएफ कौन सी इनकम को अर्न नहीं कर सकता, एक तो सैलरी की इनकम को, दूसरा प्रोफेशनल इनकम को जिसमें मेंबर्स अपनी पर्सनल स्किल और नॉलेज के बेस पे इनकम को अर्न करते हैं। क्लियर। मान लीजिए एचयूएफ का कोई को-पार्टनर डिवीजन की डिमांड करता है, तो एचयूएफ का डिवीजन हो सकता है, बिल्कुल डिवीजन हो सकता है। तो मान लीजिए एचयूएफ में 5 लाख रुपीस के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़े हैं, अब एचयूएफ का डिवीजन होता है, तो उस केस में मान लीजिए इस एचयूएफ में 5 को-पार्टनर्स हैं, ठीक है। जब भी कोई प्रॉपर्टी डिवाइड होती है तो उसमें किसका हिस्सा होता है, किसका शेयर होता है, को-पार्टनर्स का, और उस प्रॉपर्टी में सारे को-पार्टनर्स को इक्वल शेयर मिलता है। तो 5 लाख रुपीस के जो 5 को-पार्टनर है तो हर किसी को 1 लाख रुपीस ईच मिल जाएंगे हर एक को-पार्टनर को। तो जब भी को-पार्टनर को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से कोई भी शेयर मिलता है तो वो को-पार्टनर के हैंड्स में एग्जेम्प्ट होता है, सेक्शन 10 सबसेक्शन नंबर 2 में, और जो कि वैलिड भी है। क्यों, क्योंकि 5 लाख रुपीस जब भी एचयूएफ ने इनकम जनरेट की होगी तो उस पर एचयूएफ ने तो टैक्स पे किया होगा। अब को-पार्टनर उस इनकम को लेंगे तो वो थोड़े ना दोबारा से टैक्स पे करेंगे, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। तो इस वजह से अगर आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से शेयर आपको मिलता है तो वो आपके हैंड्स में एग्जेम्प्ट हो जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें थी एचयूएफ के बारे में। तो एचयूएफ के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि उसमें जो भी प्रॉपर्टी होती है तो वो प्रॉपर्टी केवल कर्ता की नहीं होती, जितने भी को
पार्टनर्स होते हैं सबकी प्रॉपर्टी होती है। तो कर्ता अगर खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी एचयूएफ में जब भी ट्रांसफर करता है तो वो प्रॉपर्टी सारे को पार्टनर की मिल जाती है, बन जाती है, सबका उसमें इक्वल शेयर होता है, राइट। और डिवीजन के टाइम पे सबको उसमें इक्वल शेयर मिलता है। ये एक ड्रॉबैक होता है एचयूएफ का। ओके, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या समझा कि अगर कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी 30% की टैक्स ब्रैकेट में आ रहा है, हायर रेट से अपने टैक्स को पे कर रहा है और उसको फ्यूचर में किसी और सोर्स से इनकम होने के चांसेस है या कोई गिफ्ट मिलने के चांसेस हैं, तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि अगर आप मैरिड हैं, आपकी फैमिली है, तो आप एक एचयूएफ के नाम का पैन नंबर ले लीजिए और जो इनकम है उसको एचयूएफ के नाम से दिखाने का ट्राई कीजिए, जिससे क्या होगा, आपको एचयूएफ के लोअर टैक्स ब्रैकेट का बेनिफिट मिल जाएगा। So I hope you all liked the video and found it easy to understand. WealthCon इसी तरह के और informative वीडियो फ्यूचर में भी आपके लिए लाता रहेगा. So stay connected. Thank you so much for watching the video. Take care. Bye bye.